हाँ क्या? ग्रोस मोटर स्किल पियाजे में पढ़ना है, बताते हैं अभी। पियाजे में पढ़ना है उस स्किल। ठीक है, चलिए लाइव हम आपके साथ। आवाज आ रही है हमारी? अगेन वेलकम। आवाज आ रही है? सीडीबी क्लास में आपका स्वागत है, बाल विकास की क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है हमारी? क्या मैं ऑडिबल हूं, क्या मैं विजुअल हूं? कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर देंगे। हेलो हाय सभी को। चलिए शुरू करें। हाँ तो चलिए भाई, तो हम लोग बात किए थे कि शारीरिक अंगों के भार और आकार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। गुण में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। वृद्धि का क्षेत्र छोटा होता है कि बड़ा? छोटा। विकास का क्षेत्र बड़ा, है ना। मतलब ये कि केवल किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास अगर शामिल हो तो किसमें होता है? वृद्धि में। लेकिन शारीरिक के साथ में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, इस सब विकास किसमें शामिल होता है? विकास में। ठीक है ना। उसके बाद में हमने वृद्धि और विकास के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की थी, बहुत सारा अंतर पढ़ा था कि बढ़ोतरी या मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। आकार में गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। शारीरिक परिवर्तन को क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। लेकिन ऑल ओवर चेंजेस को क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। विकास का एक भाग कौन है? वृद्धि है। बट वृद्धि का एक भाग विकास नहीं है, क्योंकि विकास का बड़ा क्षेत्र होता है, वृद्धि का छोटा क्षेत्र होता है। परिपक्वता के साथ में, एक मैच्योरिटी के साथ में रुक जाएगा कौन है? वृद्धि है। और जब जीवन भर चलते रहेगा कौन है? विकास है ना। जो देखने जोग हो, मापने जोग हो, कौन है? वृद्धि है। जो देखने और मापने जोग नहीं हो, केवल महसूस करने जोग हो, वो कौन हो जाएगा? विकास है ना। तो इस तरह से हम लोग विकास के सिद्धांत को भी पढ़ लिए थे। निरंतरता का सिद्धांत मतलब रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सब में विकास अलग अलग तरीके से होता है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, बताए थे। अंतर संबंध का सिद्धांत, जिसके साथ जैसा रिलेशन होगा उस तरह का विकास आप में होगा। अंतःक्रिया का सिद्धांत, जिसके साथ जैसा इंटरेक्ट करेंगे, जैसा इंटरेक्शन होगा, उसी तरह का विकास आप में होगा। विकास के स्वरूप दो प्रकार के होते हैं, याद है ना। पहला था शीर्षगामी, दूसरा था अधोगामी। शीर्षगामी में किधर से किधर? सिर से पैर की तरफ। अधोगामी शरीर के मध्य भाग से बाहरी परिधि की तरफ, बता दिए थे। ठीक है ना। विकास के विभिन्न क्षेत्र भी पढ़ाए थे, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषा विकास, सब इसका क्या था? डोमेन था। विकास के चरण भी पढ़ा दिए थे, प्रसव पूर्व, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सब पढ़ा दिए थे। इसके साथ में प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ा दिए, आंतरिक कारक, बाह्य कारक। और इसका हमने क्वेश्चन भी करा दिया था आप लोगों को, क्वेश्चन करा दिया था ना। चलिए इसका टेस्ट भी हम आपको करा चुके हैं, इसमें का क्वेश्चन भी पूरा हम आपको बता चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण। ठीक है ना। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ध्यान रखना मेरे लालो, वृद्धि विकास से 1 नंबर का सवाल और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से भी 1 नंबर का सवाल। एकदम सेलेक्टेड टॉपिक है, आएगा ही आएगा। चाहे तुम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई तुमसे इस चैप्टर से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तुमसे इस चैप्टर से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ध्यान से सोचिएगा। देखिए अब इधर ध्यान देखिए, अब ध्यान दीजिए भाई। देखिए सबसे पहली बात, एक तरफ हम लिख देते हैं हेरिडिटी, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं इन्वायरमेंट, है ना। थोड़ा सा हमारे लेक्चर को सुनिएगा, बाद में छापा छुपी चलेगा, है ना। पहले सुनिए हमारे बात को, सुन लीजिएगा, अभी 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। हेरिडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। हेरिडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। और इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण। ठीक है ना। बस अब दोनों में खाली अंतर तुम समझते चलो कि दोनों है क्या, है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट, जो तुमको सेल्फ से मिला, यानी खुद, यानी किससे? माता और पिता से। जो तुमको माता पिता के द्वारा मिला, सेल्फ जो अपना होता है ना, वो हमारा कौन है? अनुवांशिकता। और जो तुमको दूसरों से मिला, दूसरों से मिला, वो कौन? पर्यावरण। अब आप कहिएगा सर आप लिखे हैं सेल्फ और लिख दिए माता पिता। अरे भाई माता पिता तुम्हारा अपना है, माता पिता तुम्हारा क्या है? अपना है। अनुवांशिकता तुम्हारे माता और पिता के द्वारा तुम में आता है ना। तो वो हमारा कौन हो जाएगा? हेरिडिटी का भाग है। और जो हमको बाहरी वातावरण, अब बाहरी वातावरण का मतलब दूसरों से, जो दूसरों से मिलेगा वो कौन है? बताओ। पर्यावरण है ना, वो इन्वायरमेंट। वो क्या है? इन्वायरमेंट। दूसरा, ये खाली टैग समझो, टैग टैग तुम समझ जाओ, काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना। उसके बाद में हम कहेंगे नो चेंज, जिसमें समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
वो हमारा कौन है, हेरिडिटी है। लेकिन एक तरफ हम कहेंगे चेंजेबल, तो वो कौन है, इन्वायरमेंट, है ना। मतलब ये कि नो चेंज हम काहे कहें, क्योंकि हेरिडिटी एक ऐसा कारक है जो तुम्हारे जीवन भर में कभी भी परिवर्तित होने वाला नहीं, लेकिन पर्यावरण परिवर्तन का काल है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे मान लो कि तुम्हारे मम्मी अगर सांवली है, काली है, तुम्हारे पापा अगर काले हैं, सांवले, तुम पैदा हुआ तुम भी हुआ काला, ठीक है ना। अब तुम कितनों फेयर लवली लगा लो, कितनों दुनिया भर के पेंट पोचारा रोज पाउडर मारो, तो गोर नहीं होगा, नो चेंज। काहे कि वो जो गोराई है, चाहे जो सांवलेपन है, वो किससे आया है, तुम्हारे हेरिडिटी से, अनुवांशिकता है, उसमें कोई परिवर्तन आप कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब क्या, नो चेंज। काले है तो है, पेंट पोचारा पर कितना दिन काम चलेगा, 2 घंटा में पसीना आगा निकल के बाहर जाएगा, फिर जो असली स्वरूप दिखाई देगा आपका कि अच्छा आप थे, है ना। तो इसका मतलब नो चेंज कौन है, अनुवांशिकता है। अब पर्यावरण का मतलब ये चेंजेबल है। चेंजेबल इसलिए है कि जैसा इन्वायरमेंट बच्चा को दीजिएगा ना, उसी के अनुसार उसमें विकास हो जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे मम्मी पापा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है ना, एकदम अनएजुकेटेड, तुम्हारा जिस समाज में जन्म हुआ है उस समाज के कोई भी लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो समाज ऐसा है जहां पर बच्चा जब मैट्रिक पास करता है उसके बाद दिल्ली के बटन फैक्ट्री में कमाने चला जाता है। उस परिवेश में तुम्हारा जन्म हुआ है, सपोज दैट, है ना। लेकिन उस परिवेश में जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारे मामा ने उस परिवेश को देखा और देखने के बाद में सोचा कि हमारा भगना भी 10 साल का होते होते कहीं बटन फैक्ट्री ना चल जाए, इससे अच्छा ये है कि उस समाज में हम इसको रखेंगे ही नहीं। मामा तुम वो अपने पास ले गए और अपने पास ले जाकर के उस बच्चा को पढ़ाएं लिखाए, जिम्मेदार नागरिक बनाए, और आज वो बच्चा सरकारी स्कूल में टीचर है। अब बताओ, अब ये किसका देन है भाई, ये अनुवांशिकता का देन नहीं है, ये मामा का भी देन नहीं है, पर्यावरण का देन है। मतलब ये है कि जिस पर्यावरण में वो रह रहा था, अगर उस जहां पर उसका जन्म कर्म हुआ था, अगर उस पर्यावरण में वो रहता, उस इन्वायरमेंट में रहता, तो 10वीं के बाद बटन फैक्ट्री। लेकिन मामा जिस परिवेश में ले गए हैं वहां पर सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पर नौकरी से नीचे कोनो बातें नहीं होता है, तो उसको उसी तरह का शुरू से इन्वायरमेंट मिला। तो बताओ उसको हम परिवर्तित कर दिए कि नहीं कर दिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट चेंजेबल है, जैसा वातावरण दोगे उस तरह का परिवर्तन आप में दिखाई दे सकता है, बट अनुवांशिकता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है मेरे लाल लोग, समझ में आ रहा ना। अनुवांशिकता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। जैसे अगर तुम्हारे पिताजी का हाइट छोटा है ना, तुम्हारी मम्मी का हाइट छोटा, अनुवांशिकता आ गया तुम्हें, तुम्हारा भी हाइट छोटा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कितना स्पीड हाइट खा लो कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या है, हेरिडिटिकल सिचुएशन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन आप जब इन्वायरमेंट देते हैं व्यवहार में परिवर्तन के लिए, तो उस इन्वायरमेंट के द्वारा व्यवहारात्मक परिवर्तन आ सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पर्यावरण चेंजेबल है, लेकिन हेरिडिटी माने इन्वायरमेंट जो है हमारा चेंजेबल है, समय के अनुसार परिवर्तित हो सकता है, लेकिन आनुवांशिकता में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, नो चेंज। ये बहुत ही रिजिड होता है, ये बहुत ही कठोर होता है, इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। बता एक वो अंतर समझ में आया। जो दूसरों से मिला पर्यावरण, जो अपनों से मिला बताओ कौन, हेरिडिटी, है ना। जो चेंजेबल होगा इन्वायरमेंट, और जो चेंजेबल ना हो कौन बताओ, हेरिडिटी। दो बात समझ में आया कि नहीं, बस 5 मिनट सुन लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम कहेंगे जो स्टैटिक हो। अब जो स्टैटिक हो, स्टैटिक का मतलब होगा स्थिर, जो स्थिर है वो कौन है, वो हेरिडिटी है। जो स्थिर है कौन है बताओ, हेरिडिटी है। लेकिन हम वही कहेंगे मेरे भाई कि जो स्टैटिक है वो स्थित है, और जो डायनेमिक है, जो डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब होता है हिंदी में गतिशील, जो गतिशील है वो कौन है, इन्वायरमेंट। अभी बताए हैं। जो स्टैटिक होगा, स्टैटिक का मतलब ये हो गया समय के अनुसार कोई परिवर्तन है, स्थिर, समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं मतलब स्थिर। तो स्थिर नो चेंज, स्थिर नो चेंज मतलब कौन, हेरिडिटी। और जो डायनेमिक होगा, जो गतिशील होगा, वो हमारा कौन सा बताओ, पर्यावरण। वो हमारा कौन सा बताओ, इन्वायरमेंट। वो हमारा कौन सा बताओ, इन्वायरमेंट। उसी को हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण।
गतिशील, डायनेमिक, गतिशील, डायनेमिक। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है ना। अब जैसे तुम देखो, तुम जिस परिवेश में, अगर सपोज डेट कि ऐसा परिवेश में आपका जन्म हुआ है जहां पर लोग केवल यह काम करते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई किए, सरकारी नौकरी की तैयारी किए और आराम से सरकारी नौकरी में लग गए, ठीक है ना। लेकिन उसी परिवेश में तुम्हारा जन्म हुआ जिस परिवेश में यहाँ पर लोग केवल पढ़ने के बाद में सरकारी नौकरी की अपेक्षा अपने बेटा से या खुद वह व्यक्ति अपने से करता था, लेकिन तुम्हारा मन था कि नहीं, हमको जो है ना भल्ला फेंकना है, किसकी तरह, नीरज चोपड़ा की तरह, मान लो, ठीक है ना। अब उस परिवेश में रह करके भला तुम भला तो नहीं फेंक सकते हो, जहां पर सुबह शाम केवल पढ़ाई 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 का बात होता हो, क्या वहां पर तुम भल्ला फेंक की तैयारी कर सकते हो? नहीं। भल्ला फेंकने के लिए तुमको भल्ला फेंक ग्रुप में जाना होगा, मतलब उसका एकेडमी ज्वाइन करना होगा। अब जब उस एकेडमी में तब तुम जाओगे तो वहां पर देख रहे हैं कि सब डायनेमिक है, मतलब ये कि सारा लोग उसी लक्ष्य की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब वहां पर तुम अपने आप परिवर्तित हो जाओगे। इसका मतलब ये कि जो इन्वायरमेंट है, अब परिवर्तित कैसे हुए भाई? देख करके, वहां का इन्वायरमेंट ही ऐसा है। तो जहां पर जो डायनेमिक है वो क्या है? गतिशील है। और जो स्टैटिक है, वो क्या है? वो हेरिडिटी है। जो डायनेमिक है वो क्या है? इन्वायरमेंट है। और जो स्टैटिक है वो क्या है? हेरिडिटी है। बताओ, जो स्थिर है वो क्या है? हेरिडिटी है। आज जो परिवर्तनशील या गतिशील है, जो डायनेमिक है, वो क्या है? बताओ, वो है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है ना। जैसे देखो, तो अपने घर पे सेट बनाओ और यहाँ पर आकर बनाओ, दोनों में बहुत अंतर है ना। अब घर पर जैसे सेट बना रहे हो, तो सेट बनाने में तुमको घर पर कोई पर्यावरण नहीं मिल रहा है ना। पर्यावरण वही मिल रहा है कि वो बच्चा उधर चिल्ला रहा है, मोहल्ला में उधर झगड़ा हो रहा है ना। उसके बाद में मम्मी आए, पापा आए, तो उसके बाद में बोली कि बेटी चाय बना दो। उसके बाद में थोड़ा देर वो गेस्ट आया तो गेस्ट के लिए नाश्ता बना दो, है ना। और तुम्हारा सेट उसी में बनना है। 5 क्वेश्चन बनाया, फिर गया चाय बनाने, फिर 10 क्वेश्चन बनाया, फिर गया पानी पीने, ऐसा चल रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। दिन भर में वो सेट नहीं बना, लेकिन उसी व्यक्ति को यहाँ पर बैठा दीजिए, 2 घंटा में सेट बना उना करके चेक कर लेगा। किसका असर है? पर्यावरण का। क्योंकि घर पर तो कोनो है ना, तुम तो अकेले सेट बना रहे हो, तो वहां पर तुमको कोई इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा है ना। और तुम्हारा 150 में 40 नंबर आ जाए तो ये तुम टॉप हो, क्योंकि अकेले हो। भाई अकेले है तो टॉप ना है अपने आप में। लेकिन जब जब तुम यहाँ पर आकर के टेस्ट बनाओगे, अब 50 बच्चा के बीच में जब तुम टेस्ट बना रहे हो, तुमको 40 नंबर भी आना घर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा, तुमको लगेगा ठीक है चलो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर के 150 नंबर का टेस्ट बनाओ, एगो बच्चा का आया 150 में 120 नंबर, तुम्हारा आया 40 नंबर, खलबली हो जाएगा अंदर से, बाप रे बाप कैसे पढ़ता है ना, अंदर से आ रहा है ना। अब यह है कि तुम क्या करोगे, उस दिन तुम थोड़ा सा डिमोटिवेट होगे थोड़ा देर के लिए, और फिर तुम अंदर जरूर सोचोगे कि कैसे पढ़े कि हमरे इतना नंबर आए, ऐसा आ रहा होगा भावना। और यह भावना केवल ग्रुप में बनाने से आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीटेड पढ़ने का इन्वायरमेंट है, और तुम्हारे घर पर नहीं है, सीधी सी बात है। और तुम घर पर रहो तो 2 घंटे में पता ना कितना आदमी को प्यास का तलब लगेगा, चाय का तलब लगेगा, लेकिन तुम चल आओ यहाँ पर, कौनो चाय वो नहीं पूछेगा, तुम्हारे जाने के बाद सबको चाय का तलब आएगा, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है, मतलब सिंपल सी बात, हम आपको इशारा कर रहे हैं कि भाई 2 घंटा अपना वक्त निकाल कर इस इन्वायरमेंट में गुजारिए, ज्यादा फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर हम घर पर बना लेते हैं, हम जानते हैं कितना अच्छा से आप घर पर बनाते हैं, हमको पता है, ठीक है ना, हमको पता है। आज टेस्ट बनाते हैं, कल उसको चेक करते हैं, अब परसों उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, 1 सप्ताह में एगो टेस्ट आपका खत्म होता है। यहाँ पर आएंगे तो मजबूरन आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 को में 49 को बना रहा है, तो आप ऐसे थोड़े ताकिएगा, देख करके बनाना चालू करिएगा, भाई बनाना पड़ेगा, सब कोई बना रहा है। तो किसका असर है? इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट क्या होता है? गतिशील। बताओ परिवर्तित आप होगा कि नहीं? घर पर वाला में और यहाँ वाला में परिवर्तित हुए कि नहीं हुए? तो हो गया ना डायनेमिक। ये क्या हो गया? डायनेमिक। बट जो हेरिडिटी होता है वो क्या होता है? स्टैटिक होता है, वो स्थिर होता है, ठीक है। चलो, अच्छा, जो तुमको प्रकृति के द्वारा मिला, प्रकृति, नेचर, जो तुमको नेचर के द्वारा मिला, जो प्रकृति के द्वारा मिला, वो हेरिडिटी है भाई, है ना। अब जैसे हम काले हैं तो हमको नेचर के द्वारा मिला है। अभी चीज हमको किसके द्वारा मिला? नेचर के द्वारा, ये प्रकृति का देन है। अब कितना पोचा लगाएंगे तो हम उजला हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये किसके द्वारा मिला हमको? प्रकृति के द्वारा मिला, ठीक है ना। लेकिन एक होता है नर्चर,
एक होता है नर्चर, जिसको हम बोलते हैं पोषण। पोषण, हाँ, पोषण में परिवर्तन संभव है। जो प्रकृति के द्वारा मिला उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, प्रकृति के द्वारा जो मिला वो हेरिडिटी है। और जो तुमको पोषण के द्वारा मिला, पोषण का मतलब समय पर खाना मिलना, समय पर पानी मिलना, शुद्ध पानी मिलना, शुद्ध खाना मिलना, सोते समय बेटा एक गिलास दूध पी लो, जगते समय बेटा फ्रूट्स खा लो, है ना। अभी क्या हो रहा है, पोषण। अब तो स्वाभाविक सी बात है उस पोषण के थ्रू में आपका विकास तीव्र होगा, क्योंकि पोषण से परिवर्तन संभव है, लेकिन जो नेचर के द्वारा आपके पास में है उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रकृति के द्वारा, जो नेचर के द्वारा मिला वो कौन, हेरिडिटी। और जो नर्चर के द्वारा मिला वो कौन, इन्वायरमेंट। सॉरी, हाँ ठीक है, इन्वायरमेंट। जो नेचर के द्वारा, नेचर नर्चर में अंतर है, नेचर नर्चर में अंतर है। नेचर का मतलब प्रकृति और नर्चर का मतलब पोषण। तो पोषण कहां होता है, इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में, समझ। तो जो पोषण के द्वारा मिला वो कौन सा बताओ, वो हो जाएगा हमारा कौन सा, तो हो जाएगा हमारा इन्वायरमेंट। और जो नेचर के द्वारा मिला वो कौन, हेरिडिटी। जो नेचर के द्वारा मिला वो कौन, हेरिडिटी। बताओ यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में ये सब अंत केवल सुनते चलो, तुमको सारा याद हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में हम ये कहेंगे, उसके बाद में हम ये कहेंगे कि नेचर के द्वारा, हाँ, नो चेंज हम आपको बता ही दिए, है ना। अच्छा, जो हेल्प के द्वारा मिलता है, हेल्प, जो हेल्प के द्वारा मिलता है, किसी के सहायता के द्वारा मिलता है, वो हमारा कौन है, वो हमारा इन्वायरमेंट। हेल्प के द्वारा, जैसे मामा जी ने सहायता किया, अभी उस इन्वायरमेंट में ले जाकर के सहायता कौन किया, मामा जी ने। तो मामा जी ने सहायता किया तो अब में परिवर्तन दिखाई दे दिया कि आपके समाज के वो बच्चे जो 10th क्लास करने के बाद में बटन फैक्ट्री में जाते थे, लेकिन तुम अब सरकारी अध्यापक बन गए हो, तो ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी के हेल्प के माध्यम से। तो हेल्प से जो हो रहा है वो कौन है, इन्वायरमेंट। लेकिन जिसमें कोई हेल्पफुल काम ना करे वो कौन है, अनुवांशिकता, है ना। अगर तुम कला हो, कितनों हेल्प करेंगे भाई, चूना मिट्टी लगाओ, है ना, मुल्तानी मिट्टी लगाओ, है ना, फेस वॉश लगाओ, गुलाब जल लगाओ, है ना, अलग अलग क्रीम लगाओ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा क्या, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जिसमें परिवर्तन आपको दिखा, जिसमें कोई हेल्प काम ही नहीं करता, जिसमें कोई सहायता काम नहीं करता, वो अनुवांशिक है, वो हेरिडिटिकल है। लेकिन जिसमें सहायता काम करेगा, जो हेल्प के माध्यम से आ रहा हो, वो हमारा कौन सा बताओ, वो हमारा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कौन सा, पर्यावरण, यानी कि कौन सा बताओ, इन्वायरमेंट, है ना। जो सामाजिक है, जो सामाजिक है, सोशल, जो सामाजिक है, समाज के द्वारा परिवर्तन संभव है, जो सामाजिक है, जो सामाजिक है वो कौन है, इन्वायरमेंट। जो सामाजिक है कौन है, इन्वायरमेंट, है ना। और जो खुद से मिला हमको, जो अपने माता पिता से मिला, सामाजिक नहीं, जो अपने माता पिता से हमको मिला, वो क्या है, इन्वायरमेंट। सॉरी, वो हमारा हेरिडिटी, वो हमारा कौन है, हेरिडिटी। बताओ समझ में आया कि नहीं, थोड़ा बहुत अंतर समझ में आया कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कौन 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 अंतर आपको आ रहा है। तो एक बार हमको बताना तुम अपने शब्दों में, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे सेल्फ तो क्या, हेरिडिटी। अगर हम कहेंगे हेल्प तो क्या, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे नो चेंज तो क्या, हेरिडिटी। अगर हम कहेंगे चेंजेबल तो क्या, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे नेचर के द्वारा, क्या, हेरिडिटी। आप बोलेंगे नर्चर के द्वारा, नर्चर के द्वारा, तो कौन बताओ, इन्वायरमेंट, है ना। अगर हम बोलेंगे किसी के सहायता के माध्यम से तो क्या, इन्वायरमेंट। जिसमें हम कहेंगे कोई सहायता नहीं, कौन बताओ, हेरिडिटी। जिसको हम कहेंगे स्टैटिक, स्थिर, क्या, हेरिडिटी। जिसको हम कहेंगे डायनेमिक, क्या, इन्वायरमेंट। बताओ इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, बस इतना समझ में आ गया तो समझिए चैप्टर खत्म हो गया। मतलब मुद्दा इतने हैं, है ना। अब इसी को 3-4 पन्ना में लंबा लंबा करके लिखे हुए हैं, दूसरा कोई नहीं, मतलब निचोड़ इतना ही है। अगर इतना तुम समझ गए तो इसका मतलब हो गया कि भाई तुम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट चैप्टर का मूल जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने तुमको दे दिया, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अपने, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अपने नोट्स पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। नोट्स पर नहीं, अभी इस पर ध्यान दीजिए, है ना। देखिए इधर सबसे पहली बात हमने ये कहा कि देखो जिसके पास में नोट्स होगा वो अपना थोड़ा बहुत अंडरलाइन करते चले। देखो हमने कहा अनुवांशिकता, सेल्फ, बस ये तो है, ये मुद्दा। जो सेल्फ हो, जो खुद का हो, वो कौन है, हेरिडिटी, है ना। इन्वायरमेंट में हम कहा हेल्प, बस दूगो मुद्दा, है ना। जो सेल्फ मिला अनुवांशिकता, जो हेल्प से मिला पर्यावरण, जो अपनों से मिला, जो खुद से मिला हेरिडिटी, और जो दूसरों के सहायता से मिला कौन है, इन्वायरमेंट। बताओ क्लियर, यस या नो, क्लियर है। अच्छा,
कहता है आनुवांशिकता, पर्यावरण और समय एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का स्तर है। मतलब इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। क्या होता है कि हेरिडिटी मतलब आपके विकास में, मतलब आपके डेवलपमेंट में आपका आनुवांशिकता का भी रोल होता है और आपके पर्यावरण का भी रोल होता है, और उसके साथ साथ में किस पर्यावरण में आपने कितना समय बिताया है उसका भी रोल होता है। और ये तीनों का निचोड़ जो है ना वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए हम, अच्छा, आनुवांशिकता तो आपके व्यक्तित्व के विकास में होता ही, क्योंकि पर्सनालिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का बाह्य शारीरिक संरचना के साथ साथ में आंतरिक गुणों का जोग व्यक्तित्व है। समझ आ रहा ना। बाह्य शारीरिक संरचना के साथ साथ में आंतरिक गुणों का जोग। तो बाह्य शारीरिक संरचना तुमको मिला किसे? पिता माता से ना, तो आनुवांशिकता आ गया। अब बाह्य शारीरिक संरचना के साथ साथ में आंतरिक गुण, अब आंतरिक गुण तुम्हारे पर्यावरण के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटरनल क्वालिटी, किस तरह के पर्यावरण में तुम कितना समय बिता रहे हो, उसी के अनुसार तुम में गुण आएगा, है ना। अब जैसे 12 घंटा में अगर 8 घंटा आप जो है ना किसी ऐसे लोगों के, बताइए, बैठ जाइए, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ में आप समय बिता रहे हैं, इस तरह के लोगों के साथ में आप समय बिता रहे हैं जो शराबी है ना, जो पान खाता है, पान नहीं, ठीक है चलो, जो शराबी है मान लो, है ना, मदिरा सेवन करता। अब ऐसे लोगों के साथ में 12 घंटा में से 7 घंटा आप समय बिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का असर तो आप में दिखाई देगा। समझ में आ रहा ना। इसका मतलब ये है कि आपका जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है ना, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वहां पर ऑप्शन नंबर 1 केवल आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर 2 केवल पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 3 आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। बस वही मार दे भाई। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव होता है किसी व्यक्ति के विकास में, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में। अब प्लस उसमें समय, कोना पर्यावरण में कितना समय वो बिता रहा। 12 घंटा में से अगर 8 घंटा किसी शराबी के साथ में आपकी दोस्ती चल रही है, तो स्वाभाविक बात है ओकर गुण ज्यादा होगा आप में। बोलो समझ में आ रहा ना। अब 12 घंटा में से 7 घंटा किसी शराबी के साथ में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 5 घंटा अच्छे लोग के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो डोंट वेरी, आप यह मत सोचिए कि हमें केवल शराबी का गुण होगा, नहीं, अच्छे लोगों का भी गुण आएगा, लेकिन ज्यादा के कर रहेगा। हाँ, क्या समय तो ज्यादा उधरे दे रहे हैं ना। समझ में आ रहा ना। इसका मतलब यह है कि किस पर्यावरण में आप कितना समय दे रहे हैं, इसके ऊपर भी आपका पर्सनालिटी का विकास डिपेंड करता है, आपके व्यक्तित्व का विकास डिपेंड करता है। क्लियर, समझ में आया। इसीलिए हमने कहा आनुवांशिकता, पर्यावरण और समय, ये तीनों मिलाकर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास का स्तर निर्धारित होता है ना। कि किस हेरिडिटी से, आप माता पिता से आपको क्या आनुवांशिकता मिला है ना। पर्यावरण में, किस पर्यावरण में कितना समय आप बिता रहे हैं, जैसे कि शराबी वाला उदाहरण, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, यानी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट उसके दिए गए टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। बोलो क्लियर, यस सर, समझ में आ रहा है। डाउट होगा पूछेगा, पूछने की पूरी आजादी हमारे क्लास में, जहां भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। कहता है व्यक्ति आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में गुणन के उत्पाद का परिणाम है। हाँ, अभी तो बताया कि भाई आनुवांशिकता और पर्यावरण, ये दोनों के बीच का गुणनफल जो है, लास्ट में जो रिजल्ट है, वही तो विकास है, वही तो विकास है कि आपको माता पिता से कैसा हेरिडिटी मिला और किस तरह के पर्यावरण में आप अपना जीवन बिता रहे हैं, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा आपका विकास। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में, आनुवांशिकता के अर्थ के बारे में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी का अर्थ क्या है, यहां पर समझो। दो बात पहले समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके माता पिता के द्वारा मिला हुआ आनुवांशिकता प्लस पर्यावरण, और उस पर्यावरण में कितना समय बिताया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। ठीक है ना। 420 लोगों के साथ में रहिएगा, 12 घंटा में 7 घंटा, 420 वाला गुण आना तय है, ठीक से आ जाएगा। चोरी करने वाला लोगों के साथ में रहिए 12 घंटा में 8 घंटा, चोरी करने का गुण धीरे धीरे में आ पाएगा। केकर दोष है, वो हेरिडिटी नहीं है, वो क्या है, पर्यावरण, वो इन्वायरमेंट है। इसीलिए कहा जाता है जमीन उमीन खरीदने के पहले लोग देखता है कि अगल बगल में कैसन लोग हैं। जमीन खरीदने के पहले लोग क्या देखता है, दलाल जो जाएगा आपको जमीन दिखाने के लिए, कहेगा मास्टर साहब का जमीन है आपके बगल में, ये वकील साहब है, ये फलना साहब है, चिल्ला साहब, आपको लगता है वो क्यों कहता है ये बात, वो दिखाता कि यहाँ का सोसाइटी अच्छा है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है। समझ में आ रहा ना।
लेकिन जहां पर नकारात्मक लोग रहते हो, जहां पर सुबह जगते जगते वो झगड़ा स्टार्ट हुआ हो, तो वहां पर जाने के बाद में जमीन भले 5 लाख रुपए कमे दे रहा हो, लेकिन तभी आप वहां नहीं खरीदिएगा। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं। और आपके इन्वायरमेंट के ऊपर ही तो डिपेंड करता है आपके बच्चों का व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि आपके बच्चे उसी इन्वायरमेंट में पलेंगे बढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अनुकरण के द्वारा बच्चों में सीखना ज्यादा होता है, तो सुबह सुबह जो करके गुड मॉर्निंग ना सीख करके वही सीखेगा। समझ में है ना? अब देखो आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है, तो पर्यावरण समझ गए ना। अब मीनिंग ऑफ हेरिडिटी कहता है कि सभी विशेषताएं जिन्हें बच्चे ने अभिभावकों से वंशानुक्रम से, मतलब वंशानुक्रम से प्राप्त किया है, उसे हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकता। अभिभावकों से मतलब माता पिता से जो आपका वंशानुक्रम में जो आपको वंशानुक्रम में प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अभी तो हम आपको बताएं यही बात है ना। मतलब आनुवांशिकता निषेचित अंडाणु में उपस्थित संभावित विशेषताओं का संपूर्ण योग होता है। हाँ, मतलब ये कि जब बच्चा डिंबावस्था में रहता है मां के गर्भ में, उसी समय से हेरिडिटी काम करना चालू कर देता है। ठीक है ना, उसी समय से। इसीलिए आप देखिएगा कभी कभी जो है ना, अगर बाप बदमाश हो, बदमाश का मतलब पूरा 420 420 रोज 4 गो लोग के चूना लगाता हो, है ना, और उसका बेटा अगर 2 साल का हो और उसके घर आप जाइए और आपके पैकेट में से इसे पैसा निकाल रहा है, तो आपको लग जाए कि ओ प्रभाव है एक ऊपर। किसका प्रभाव? इसके बाबूजी का प्रभाव एक ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि आपके बच्चे के ऊपर हेरिडिटिकल प्रभाव एफेक्शन होता है। आप जैसा रहते हैं उस तरह का स्वभाव उसमें आने की प्रवृत्ति होती है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? आनुवांशिकता कहेंगे, जो आपको अपनों से मिल रहा है, जो आपको अपनों से मिल रहा है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह होगा कि सभी संभावनाओं का योग जो उसके माता पिता से उसको प्राप्त हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे बताओ? आनुवांशिकता। जैसे कोई महिला बहुत झगड़ाऊ रहती है, बड़ी झगड़ा करे वाली, मतलब तो हर 4 मिनट पर झगड़ा, अगल बगल में सब लोग से खाली झगड़ा करते रहती है, और उसकी बेटी अगर 5 साल की है ना, तो मोहल्ला में वो भी अगर झगड़ा की किसी से, तो कोनो लोग कहते हैं बाप रे पूरा मातारी पर गेल बा। समझ में आ रहा है ना? कह देता है ना लोग, काहे कह देता है बताओ आप? अरे भाई हेरिडिटिकल सिचुएशन, मतलब लोग को लगता है कि जैसी माँ है वैसी बेटी है ना, जैसा बाप है वैसा बेटा है, कह देता है ना लोग। तो क्या है हेरिडिटी? ये क्या है? अनुवांशिकता। इसको हम क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता। ठीक है ना। तो पूरा पूरा ये प्रभाव किसका होता है? अनुवांशिकता का। अच्छा, अब पर्यावरण का बता दे रहे हैं, इन्वायरमेंट का क्या होगा। जैसे महिला जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भाकाल में जब बच्चा होता है, तो देखिएगा कि जिस घर में वो अपना सबसे ज्यादा समय बिताती है, उसमें सुंदर सुंदर फोटो लगाया जाता है ना, गोलू मोलू बच्चा सबका पिक्चर लगाया जाता है। लेकिन बेटी के ना, खाली बेटा के, यूं हम देखें, है ना। अब उसमें देखिएगा कि बच्चों का पिक्चर जब लगाया जाता है दीवार पर, है ना, तो क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे कारण क्या? उसे हेरिडिटी थोड़े चेंज होगा, उसे अनुवांशिकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप जैसा है वैसे है। लेकिन क्या है ना कि वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट पर प्रभाव डालता है। मतलब ये कि लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर महिला गर्भकाल में है, जिस तरह का सोच उसके अंदर में आएगा, उसी तरह का सोच उसके गर्भ में पल रहे बच्चों के अंदर भी आता है। अगर आप महिला गर्भकाल के दौरान है, गर्भावस्था में बच्चा अगर पल रहा हो, और उसके साथ में अगर आप जो है ना टेंशन पूर्ण वातावरण माहौल देते हैं, हमेशा तनाव रखते हैं, आप उससे हमेशा झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपका उसके गर्भ में पल रहे बच्चा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। महिला पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, लेकिन उसके घर में पल रहे बच्चा पर भी, क्योंकि वातावरण, जैसा वातावरण में रहेगी उसी तरह का क्रिटिकल सिचुएशन उस बच्चों के साथ में होता है, इंटेंशन वैसा आता है, सेंस जो होता है उसका उसी तरह समझ। जैसे महिला जब चिड़चिड़ाती है ना, तो बच्चा के अंदर में वो सेंस आता है ना। तो अगर ज्यादा तनावपूर्ण टेंशन पूर्ण माहौल में रखिएगा, मार पिटाई कीजिएगा, तो बच्चा जो होगा वो भी चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा, है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट का असर है। जैसा आप वातावरण दिए उसी तरह का धन की प्राप्ति आपको हुई है। समझ में आ रहा ना? तो ये क्या है? ये इन्वायरमेंटल सिचुएशन है। इसीलिए लोग कभी कभी देखिएगा कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब महिला जो है ना गर्भावस्था के दौरान होती है, तो लोग समाज में कहते हैं कि ज्यादा टेंशन मत दीजिए, उसको ज्यादा टेंशन मत दीजिए, अभी उसका तबीयत ठीक नहीं है। चाहिए कहते हैं कि अभी प्रेग्नेंट है, अभी उसका स्थिति अपने ठीक नहीं है, ज्यादा टेंशन मत दीजिए, ज्यादा तनाव नहीं दीजिए। क्यों कहता है लोग? क्योंकि उसका असर बच्चों के ऊपर आता है। तो ये फोटो साटने वाला जो सिचुएशन है ना, ये पर्यावरणीय प्रभाव
है ना। सुबह सुबह जगकर भक्ति गाना सुनना कि हमारा बच्चा भी एकदम भक्तिमय होगा, तो सही बात है, इस चीज का प्रभाव बच्चे के ऊपर आता है, सेंस, क्योंकि उसका सेंस उसी तरह से कर, जैसा आप सोचिएगा ना, मतलब जब माँ के पेट में एक बच्चा पल रहा होता, तब माँ जैसा सोचती है ना, उसी तरह का सोच बच्चों में डेवलप होता है, सेम थिंक, है ना। 420 टाइप का सोच हमेशा वो रखती है, बच्चा एकदम बन रहा है 420, समझ में आ रहा ना, इस तरह का। तो ये सब क्या है बताओ, ये सब हेरिडिटिकल नहीं है, ये सब इन्वायरमेंटल है। जैसा थिंक आप करोगे उसी तरह का विचार बच्चों में क्या होगा, विकसित होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, है ना। अब आते हैं पर्यावरण का अर्थ। अब बताओ अनुवांशिकता का अर्थ तो आप समझ में आ गया, पर्यावरण का भी समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक बार पढ़ देते हैं, है ना। पर्यावरण के अर्थ में क्या कहता है, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, जो कुछ भी जीव के आसपास पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण। माने जो जीव, हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी क्या है जीव, तो हम लोग के आसपास में जो भी चीजें पाया जा रहा है, ये सब क्या है, पर्यावरण है, ये सब क्या है, पर्यावरण। अब बताओ यहाँ पर एक कंप्यूटर, ये टेबल, ये फलना चिलना, जितना भी सामान रखा, ये सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। आप कहीं सर ये पर्यावरण, हाँ है, ये सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, भौतिक पर्यावरण का हिस्सा है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत में आ जाएगा। पर्यावरण का मतलब ये नहीं खाली पेड़ पौधा, ये सोच जो आप रखे हुए ना पहले से, तो आप लोग आप ये समझिए कि आप ईवीएस नहीं पढ़ रहे हैं, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, समझिए इस बात को। अब इस क्लास में, अब ये पर्यावरण का हिस्सा कैसे नहीं है, सोचो तुम, जैसे मान लो कि तुम इस क्लास में अकेले आए एक दिन, ठीक है, अकेले आने के बाद में गेट खोला, गेट खोलने के बाद तुमको दिखाई दिया पंखा है, माइक है, कंप्यूटर है, बोर्ड लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, ये पोडियम रखा हुआ है। तो इसको देखने के बाद में, सारा सामान देखने के बाद में तुम्हारे मन में क्या आएगा, अरे कितना अच्छा बेडरूम है, ये आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा, कितना अच्छा क्लासरूम है। तो बताओ भाई, क्लासरूम वाला बात तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ हर एक चीज एक क्लासरूम के इन्वायरमेंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये पर्यावरण का भाग नहीं है, बोलो समझ में आया। तो जीव के अगल बगल में जो कुछ भी पाया जाता है वो सब क्या है बताओ, पर्यावरण का ही हिस्सा है, वो सब का सब क्या है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। बोलो क्लियर, यस या नो, ठीक है ना। अब यहां पर हम दो भाग में, इसी यही तो मेन है, मतलब इसको तुम समझ गया ना, मतलब पूरा निचोड़ तुमको समझ में आ गया, ठीक है ना। एक तरफ लिखा अनुवांशिकता, दूसरे तरफ लिखा वातावरण। मतलब परीक्षा के समय पता है क्या करना है, नोट्स को जब रिवाइज करना है तो सब नहीं पढ़ना है, खाली वही पढ़ के निकल जाना है, क्या कि इसे पूरा समझ में आ जाएगा। देखो भाई, हमने कहा नो चेंज हेरिडिटी, है ना। हमने कहा चेंजेबल जो होगा, जो चेंजेबल होगा वो क्या, इन्वायरमेंट। हमने कहा जो नेचर के द्वारा मिला, जो प्रकृति के द्वारा मिला, अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी। हमने कहा जो नर्चर के द्वारा मिला वो कौन बताओ, तो वो है हमारा इन्वायरमेंट, है ना। उसके बाद में हमने कहा जो स्टैटिक होगा, जो स्थिर होगा, स्थिर मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, वो कौन, हेरिडिटी। हमने कहा कि भाई साहब जो डायनेमिक होगा, जो गतिशील होगा, वो कौन है, इन्वायरमेंट। बोलो क्लियर। हमने कहा जो सेल्फ यानी स्वयं से मिला, अपने माता पिता से मिला, वो अनुवांशिकता, और जो हेल्प से मिला, जो सहायता से मिला, वो क्या, इन्वायरमेंट। हमने कहा जो नेचर के द्वारा, नेचर दो बार हो गया, नेचर के द्वारा जो मिला वो क्या, अनुवांशिकता, और नर्चर के द्वारा मिला वो क्या, वातावरण, है ना। जो आपको अपने माता पिता से मिला, अनुवांशिकता, और जो समाज से मिला, सोशल समाज से मिला, वो क्या बताओ, तो वो हो जाएगा हमारा इन्वायरमेंट। अब बताओ कहीं दिक्कत है क्या, नहीं। अधिग्रहण, दो बात याद रखना, एक्विजिशन, एक्विजिशन किसका भाग है, तो ये अनुवांशिकता का भाग है। और लर्निंग किसका भाग है, कहीं लिखे होंगे लर्निंग, लर्निंग किसका भाग है, अधिगम, अधिगम किसका भाग है बताओ, ये पर्यावरण का भाग। अब देखो हम काहे बात बोले, क्योंकि देखो एक्विजिशन में क्या होता है कि बच्चा अपने आप सीखता है, अपने आप सीखता है, तो वो हेरिडिटिकल होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसा आप वातावरण देंगे सीखने का, उसी तरह का बच्चों में विकास होगा। तो लर्निंग हमारा किसका भाग है, तो लर्निंग हमारा भाग है किसका, इन्वायरमेंट का। जबकि एक्विजिशन अधिग्रहण हमारा भाग है किसका बताओ, तो वो है हमारा हेरिडिटी का। बोलो क्लियर, यस या नो, बताओ समझ में आया। जो सेल्फ से मिला कौन बताओ, एक बार रटो, बोलो बोलो, जो सेल्फ मिला कौन, जो सेल्फ मिला कौन, हेरिडिटी। और जो हेल्प से मिला, जोर से बोलिए भाई, इन्वायरमेंट। इंग्लिश में बोलते चले हेरिडिटी इन्वायरमेंट, ऐसे पूछेंगे तो ठीक है, फिर से बोलिए। जो सेल्फ मिला कौन, हेरिडिटी, या जो हेल्प से मिला, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। जो स्टैटिक हो हेरिडिटी, जो डायनेमिक हो इन्वायरमेंट, जो नेचर के द्वारा मिला, जो नर्चर के द्वारा मिला, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो चेंजेबल हो
इन्वायरमेंट, ठीक है ना। और जो आपको अपने माँ बाप से मिला है हेरिडिटी, जो समाज से मिला है इन्वायरमेंट, और अधिग्रहण के किस में आगा, हेरिडिटी में, और लर्निंग किस में आगा, इन्वायरमेंट। बोलो क्लियर, यस है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, किसके ऊपर, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के ऊपर। बोलो क्लियर, यस है नो। कम या ज्यादा लेकिन पड़ेगा दोनों के ऊपर, ठीक है ना, कम या ज्यादा लेकिन पड़ेगा दोनों के ऊपर। यहां तक बातें समझ में आया कि नहीं है, पहले बता, समझ में आ गया। चलिए, यानी कहने का मतलब ये हम यहाँ पर समझा दिए कि प्रकृति का मतलब क्या होता है। मतलब अभी तो समझा है कि नेचर और नर्चर में क्या अंतर है। नेचर का मतलब जो भगवान के द्वारा आपको मिला है, नर्चर का मतलब जो जिस समाज में आप रहे वहां के पालन पोषण के द्वारा जो आपको मिलता है उसको नर्चर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आनुवंशिकता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का हस्तांतरण, लक्षण जैसा लक्षण का हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, है ना। लक्षणों का जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहेंगे। सही बात है कि नहीं। माता पिता का जो लक्षण होगा बच्चों में वह लक्षण दिखाई देना क्या है, ये हेरिडिटिकल ट्रांसफर कहलाता है। इसको वंशानुक्रम हस्तांतरण के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर, है ना। जैसे अगर पिताजी तुतलाते हो, मम्मी तुतलाती हो, तो बच्चा में भी तुतलाहट वाला गुण आया, ये हेरिडिटिकल ट्रांसफर है। समझ में आ रहा ना। ये है क्या, जैसे कोई आदमी तुतलाता नहीं, जिस तुम, है ना। अब ये वाला सिचुएशन अगर बच्चा में आ रहा है तो क्या है, हेरिडिटिकल ट्रांसफर। मम्मी का आंख क्विज, पापा का आंख क्विज, बेटा का आंख भी क्विज, क्या ट्रांसफर, हेरिडिटिकल ट्रांसफर। आंख क्विज अगर मम्मी का पापा का है तो तुम चाह कर भी कितनो इन्वायरमेंट दोगे तो आंख तुम काला कर सकता है नहीं। हमने इसलिए कहा कि नो चेंजेबल हेरिडिटी, हमने इसलिए कहा कि कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा किसमें, हेरिडिटी में, लेकिन पर्यावरण में परिवर्तन दिखाई देता है। तो मम्मी का आंख अगर क्विज और पापा का आंख क्विज, तो दुनिया का कोनो डॉक्टर नहीं है जो अगर बेटा का आंख क्विज हो गया तो उसको काला बना दे, नहीं, हो ही नहीं सकता। होगा क्या, नहीं होगा। 5 मिनट के लिए लेंस लगा लोगे वो बात अलग है, लेकिन वो निकल जाएगा ना फिर बाद में। तो हमने क्या कहा, पेंट पोचरा वाला तो वही बात बोले है ना। चलो, तो इसका मतलब ये है कि जो हेरिडिटिकल ट्रांसफर होता है वो क्या है, आनुवंशिकता है। बोलो क्लियर। अरे भाई, जब तक गहराई को नहीं जानोगे क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। ऊपर ऊपर से सोचिएगा कि हम खाली पढ़ के निकल जाए, एबीसीडी मार दे, नहीं। क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ पूछता है, अंदर से निकालता है। लेकिन अंदर से तुम निकाले हुए प्रश्नों को कैसे समझ पाओगे, जब तुम पूरा लेक्चर को ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना। कहता है कि जीन्स, है ना, आनुवंशिकता की कार्यात्मक क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना। आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, जीन्स। समझ में आ रहा ना, जीन जो होता है ना, जीन, अरे गुण सूत्र नहीं जानते, 46 गो गुण सूत्र जो होता है ना, 47वां गुण सूत्र जो है वो निर्धारित करता है, बायोलॉजी में नहीं पढ़े। तो कार्यात्मक इकाई कौन होता है, जीन्स, है ना, जो माता पिता से संतानों में विशेषताओं को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। मतलब हमारा विशेषता हमारे बच्चों में कैसे आएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बच्चों में कैसे आता है, तो वो आता है जीन्स के माध्यम से। मतलब ये कि गुण के हस्तांतरण में हमारी जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होता है, जीन्स होता है। समझ में आ रहा है बात, है ना। अब हमारा विशेषता अगर हमारे बच्चों के अंदर में जा रहा है तो इसका मतलब उसमें सबसे कार्यात्मक इकाई कौन काम किया है, जीन्स। हमारा जीन्स उसमें गया है, इसीलिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नजर आ रहा है। समझ में आ रहा ना, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नजर आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं कौन सा बताओ, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। कहता है वंशानुक्रम की प्रक्रिया माता पिता के गर्भाधान से शुरू हो जाती है। अभी बताएं आपको, जब बच्चा डिंबावस्था में होता है, जब यूट्रस के एक छोटे से वाल पर जा करके चिपका रहता है, एकदम हल्का सा इसे चिपका रहता है, उसी समय से गुणसूत्र, उसी समय से हेरिडिटिकल सिचुएशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और आपको पता चले कि जैसे एगो पुस्तक है जिसका नाम है हेरिडिटरी जीनियस, सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा लिखा गया है, और इसी पुस्तक में इन्होंने वंशानुक्रम के बारे में खूब चर्चाएं की है, और उसमें स्पष्ट बताया है कि जो हेरिडिटिकल ट्रांसफर है उसका कार्यात्मक इकाई कौन होता है, तो जीन्स होता है। माता पिता का अगर विशेषता बच्चों में जा रहा है तो उसके ट्रांसफर होने के पीछे कारण क्या है, तो वो कौन है, जीन्स है। बोलो क्लियर। आनुवंशिकता बच्चे के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसके जनक माने जाते हैं आनुवंशिकता के ग्रेगर मेंडल साहब। जैसा कि आपने
बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ग्रेगर मेंडल का नाम सुना होगा, है ना। उन्होंने ही ना सबसे ज्यादा स्पष्टीकरण अनुवांशिकता के बारे में दिया था। बीज का चिकनापन होना, खुरदुरा होना, लाल होना, पीला होना, हरा होना, जोड़ियों में आना, ये सब किसने कहा था? ये सब ग्रेगर मेंडल साहब ने कहा था। तो मेंडल ने अनुवांशिकता के बारे में खूब सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो प्रोवाइड किया है। बट बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग को यहाँ पर अनुवांशिकता नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग को किस टर्म में पढ़ना है? तो साइकोलॉजी के टर्म में पढ़ना है। जितना हमारे जरूरत है वहीं तक जाएंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, जैसे अब इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे आंख हो गया, आंख हो गया, बाल हो गया, त्वचा आदि का रंग अनुवांशिकता से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? आंख, बाल। जिसे अगर पापा का बाल भूरा, मम्मी का बाल अगर भूरा, तो बच्चा का बाल भी भूरा, अंग्रेज टाइप का। तो किसका देन है? अनुवांशिकता, हेरिडिटिकल। आंख क्विज, पापा का, मम्मी का आंख क्विज, तो बच्चा का आंख भी क्विज। किसका देन है? अनुवांशिकता का देन। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा ना। तो आंख हो गया, बाल हो गया, त्वचा हो गया, इस सब का, त्वचा का मतलब वही, पापा अगर काले, मम्मी अगर काली, तो बच्चा भी काला, बच्चा का त्वचा भी काला। इसका मतलब क्या हो गया? हेरिडिटिकल ट्रांसफर है वो। अनुवांशिकता स्थानांतरण हम उसको कहेंगे। बोलो क्लियर। लेकिन फिर से बाद में मनोविज्ञान कहा कि बउआ हो, 100% नहीं खे, मतलब कोनो जरूरी ना है। अगर मम्मी का आंख क्विज और पापा का आंख क्विज, तो 100% ये नहीं कि बेटा का आंख भी क्विज होगा ना, काला भी हो सकता है ना। तो बाद में अनुवांशिकता में सिद्धांत दिया, तो जब मेंडल साहब बात को कर चले गए, निकल गए, तो बाद में लोग हल्ला कर दिया गया, बताओ हमारा बेटा तक काला हुआ है, हम तो दोनों गोरा गोरा है, कैसे हो गया? समझ में आ रहा? तब इसमें सिद्धांत दिया गया, कहा गया कि 100% सही नहीं है। तो बात सही है। अभी जाकर के देख रही समाज में, जैसे हो सकता है कि मम्मी पापा अगर काले, बच्चा गोरा भी हो सकता है ना। अगर मम्मी पापा गोरे, तो बच्चा सांवला भी हो सकता है, बच्चा काला भी हो सकता है। तो क्या है इसका मतलब? ये दिखाता है कि 100% अनुवांशिकता का देन किसी का शारीरिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। प्रभाव पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। इसीलिए तो हमने वातावरण को भी उसमें जोड़ा है ना। हो सकता है अगर मम्मी काली पापा काले, नारियल पानी ज्यादा पीली होगी। मतलब हमारे हमारे समाज में ज्यादा ये मिथ है कि नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। होता है, अब पता नहीं, हमको नहीं पता। अब जो भी हो, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम तुमको बताने ये चाह रहे हैं कि अनुवांशिकता 100% देन नहीं है किसी बच्चा का शारीरिक स्ट्रक्चर में। मतलब बात समझ रहे हो? मतलब अगर मम्मी काली पापा काले, तो 100% ये चांस नहीं कि बच्चा भी काला ही होगा, नहीं हो सकता है। मतलब वही हम बोले कि कुछ हो सकता है। जैसे कभी कभी नहीं लगता है, जैसे कभी कभी किसी मम्मी किसी बच्चा को देखने के बाद में तुमको पता चलता है अच्छा फलाना का बेटा है, ऐसे कह देता है लोग ना। जैसे अच्छा फलाने जी का लड़का है, तो तुम कहोगे कि हाँ देखिए कि लग रहा था, ऐसा कहता है ना लोग। अच्छा कभी पापा खड़े हैं, हाँ तो वो सब हेरिडिटिकल ही है ना। अब जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा अगर खड़ा है, अरे भाई हो गया बंद कीजिए, ठीक है ना, ये ज्यादा अब देखिए, अरे हम जहां पढ़ाना, जहां फोकस करना है कीजिए, नारियल पानी ना पूछेगा उसमें, ठीक है ना, इधर फोकस कीजिए। हमारा बात हम जो कह रहे हैं वो समझ रहे हैं आप हमारा? हम कह रहे हैं कि अनुवांशिकता का 100% प्रभाव किसी बच्चा के शारीरिक स्ट्रक्चर पर नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाद में इसका थ्योरी दिया गया, अनुवांशिकता का सिद्धांत को अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। तो हो गया हमारा कौन सा, बताओ? अनुवांशिकता। बोलो क्लियर, यस या नो, है ना। तो कहता है पर्यावरण से, अच्छा पर्यावरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह रहे हैं कि पर्यावरण से अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब पर्यावरण से मतलब, है ना। तो पर्यावरण से मतलब व्यक्ति के आसपास के चारों तरफ परिस्थितियों से, बस वही तो बात बताए कि जैसा आसपास का परिस्थिति होगा, जो सिचुएशन होगा, वही तो आपका पर्यावरण है, वही तो आपका इन्वायरमेंट है। सभी मानसिक और सामाजिक लक्षण वातावरण पर निर्भर करते हैं। सभी मानसिक और सामाजिक मतलब मेंटल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? पर्यावरण के ऊपर। लेकिन इहो बोला हम भी 100% नहीं है, तो ये कहा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब दोनों में अनुमानसिकता बोला कि भाई हम भी 100% नहीं है, और पर्यावरण नहीं बोला कि हम भी 100% नहीं है। इसीलिए बाद में हुआ कि चल भाई दोनों मिलाकर 100% करते हैं, मतलब पर्यावरण प्लस अनुवांशिकता। समझ में आ रहा ना। और कहता है वातावरण का कारक कौन कौन है? तो भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर, सामाजिक कारक मतलब सोशल फैक्टर, जैसा समाज में रहेगा उस तरह का इन्वायरमेंट बच्चा को मिलेगा, आर्थिक कारक जिसको बोलेंगे इकोनॉमिकल फैक्टर, एवं सांस्कृतिक कारक जिसको बोलेंगे क्या? कल्चरल फैक्टर। अब ये सबके ऊपर डिपेंड करता है आपका पर्यावरण। सही बात है, देखिए ना, जैसा समाज में रहिएगा
उस तरह का आप में विकास होगा। सही है कि नहीं बताओ, है ना। जैसा अर्थव्यवस्था में आप रहेगा उस तरह आप कहिए सर आर्थिक कारक किसी बच्चे के ऊपर कैसे प्रभाव डाल सकता है विकास में। अरे भाई डालेगा। तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर, 500 रुपया मांग रहे हो तो तुम्हारे पिताजी दे रहे हैं 1000 रुपया के, ले लो बेटा जाओ खाओ पियो मौज करो, है ना। अब बताओ अब पर्यावरण तुमको कैसा मिल रहा है, 500 रुपया मांगे मिला 1000। भाई तुम्हारा विकास उसी के अनुसार होगा, तुम्हारा विकास उसी के अनुसार होगा। विकास इतना हो जाएगा कि 5 साल के बाद में पिताजी के हाथ से निकल जाएगा। समझ में ना, वो कौन है, आर्थिक कारक। आपका जिस तरह से परवरिश दिया जाएगा उसी तरह का विकास आप में संभव है। अब बच्चा 1000 रुपया पिताजी से मांगे, अब बाबूजी बोले कि बउआ रे धान अभी नहीं बेचा 700 से तले काम चलावा, तो ओकरे अनुसार उसका विकास होगा। परिस्थिति को समझ लिया है क्या मतलब सफलता का भाव उसमें जल्दी आएगा। आज 1000 के जगह पर अगर 1500 मिल गया है उसमें सफलता का भाव जल्दी आएगा नहीं, क्योंकि उसका जरूरत तो पूरा हो रहा है। जरूरत पूरा न होने दीजिए। अगर बच्चा को सफल बनाना है ना तो उसको पूरा होने ही नहीं दीजिए, जरूरत पूरा मत होने दीजिए, कमी रखिए थोड़ा। हमेशा उसको होना चाहिए कि काश हमारे पास भी होता। जब काश वाला भाव आएगा ना कि काश हमारे पास भी ये होता, काश हमारे पास भी होता, तो भाई होता था क्या सोच रहा है, तुम करके दिखाओ, सीधी सी बात है। आप बाबूजी अगर सब जगह सहायता कर दे रहे तब तुम्हारे सफल होने में बहुत समय लग जाएगा। सही कि नहीं। इसीलिए हर सुविधा जिस बच्चा को मिलता है देखिएगा सफलता का भाव उसमें थोड़ा लेट से होता है। जो सुविधा से वंचित रह जाता है बच्चा उसमें सफलता का भाव थोड़ा जल्दी जागृत हो। इन्वायरमेंटल इफेक्ट है देखिएगा, है ना। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको नीड है भाई, जरूरी है, उसको लेना है, उसका अपना भी, उसका अपना शौक है, उसका अपना लक्ष्य है, उसका अपना एम है। 1000 रुपया मांगता है तो मिलता है 700, तो चाह रहा कि हम क्या करें कि 1000 के 1500 मिले, तो इसके लिए पढ़ के नौकरी ले लेते हैं, सबसे बढ़िया काम। दूसरा तो कौन उपाय है नहीं। बाकी बाबूजी उतना धनिक है नहीं कि हमको 1000 के 1500 रुपए देंगे, तो कैसे पूरा करेगा। वो सोचेगा कि हम पढ़ ही लेते हैं उससे अच्छा। जहां पर 1500 के पर 2000 रुपया मिल रहा है तो जगह फिर भाव खत्म हो जाएगा। उसको लगेगा तो हमको तो प्राप्त हो ही रहा है, सारा सुविधा तो हमको मिल ही रहा है, तो फिर कहा जाए टेंशन लेने। आराम से सोते हैं 8 बजे तक, देखा जाएगा आदित्य सर का क्लास 9 बजे के बाद में, है ना। तो सभी मानसिक और सामाजिक लक्षण वातावरण पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है ना। तो वातावरण कारक समझ गए, फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर भी तो आपके विकास के ऊपर डिपेंड करता है। बताओ छठ, अभी छठ आने वाली है, अब बाबू से 1500 रुपया लेकर के आप जाके मार्केट में अगर जींस पैंट और शर्ट खरीद लिए, फटा हुआ जींस, स्टाइलिश वाला जो नहीं था फटा हुआ, है ना, और फटा हुआ जींस आप खरीद लिए, फटा हुआ नहीं बोल सकते हम उसको, बट स्टाइल है वो, है ना। तो फटा हुआ जींस, फटा हुआ टी शर्ट आप खरीद लिए, बोला कि इट्स स्टाइल बाबूजी के सामने, बिहार में जाकर के। तो बिहार में तो बाबूजी चप्पल से धो देंगे, तो कहेंगे पैसा हिला दिए थे, दुनिया भर के फाटल घर में धैल था, ये पहन लेता, पैसा दिए था नया खरीदता। तो क्या है उसी के अनुसार, क्योंकि आप कहिएगा सर वो स्टाइल है, अरे तुम्हारे लिए स्टाइल होगा, हमारे संस्कृति में अलाउ नहीं है, हमारे कल्चर में अलाउ नहीं है, सीधी सी बात है ना। अब दिल्ली में कोई बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां का संस्कृति उसको अलाउ करता है, वहां का कल्चर उसको अलाउ करता है। सही है कि नहीं बताओ, है ना। यहाँ तो भाई बिहार के बाबूजी लोग ऐसे हैं कि अगर बेटी का घर से आवाज तेजी से निकले और दूरा पर सुन लिए तो बुखार छोड़ा देंगे। कि बताओ 4 लोग बैठल थे, इतना कस के बोलिए कि हमको सुनाई दे दिया, बेटी है बेटी जैसा रहो, है कि नहीं बताओ आप। अरे क्योंकि हमारा संस्कृति है भाई, हमारा कल्चर है। आप ये अब इसको लोग क्या कहता है कि पाबंदी लगाता है लोग, है ना। लोग अब इसको नया नाम दे दिया है क्या, कि हमको खुलकर जीने का अधिकार है, तो जाकर रोड पर चिल्लाओ भाई। मतलब 2-4 को हम जो है ना स्टेटमेंट इस तरह का देखें कि लड़कियां कहती है कि हमको भी जीने का अधिकार है ना। हम कुछ भी अपने जीवन में करें उसे क्या मतलब। तो भाई तुमको अगर जीवन में खुद से अपने से कुछ करना है तो ठीक है, बाबूजी को छोड़ दो फिर। समझ क्यों क्यों उसका मतलब नहीं, सहारा लेने के लिए बाबूजी, बाकी जीने का अधिकार अपन, ऐसे थोड़े होता है। समझ में आ रहा ना। अगर आपको खुलकर जीने का दिया तो फिर सेल्फ डिपेंड हो जाओ, फिर छोड़ो बाप, जो भी पापा है मम्मी है उनके अगर अधिकार, उनके अगर लाइन पर आपको नहीं चलना है तो फिर क्या मतलब है, छोड़िए पापा मम्मी को, छोड़िए आप जाइए अपना जीवन जिए। हाँ तो लड़कियां कहती है कि हमको जीने का अधिकार है। अरे भाई जीने का अधिकार कौन है, बाबूजी थोड़े बोले कि तुमको हम जीने का अधिकार नहीं दे रहे। वो संस्कृति और कल्चर है, रिवाज है, वो तहजीब है जो एक बेटियों में होना चाहिए। बाबूजी यह चीज सिखाना चाहते हैं,
तुम्हारा जीना थोड़ा छीनना चाहता है। मतलब कोई बाप अगर अपने बेटी से जीना कैसे छीनना चाहेगा भाई? एक बार चलो नार्सिज्म के सेंटेंस में अगर पढ़ोगे, जैसे पियाजे को हम पढ़ाएंगे ना, तो एक बात उसमें वहां पर मनोविज्ञान में पढ़ने को मिलेगा, ओडिपस इलेक्ट्रा की कहानी आपको बताएंगे, तो उसमें एक बाप अपने बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, बेटा से ज्यादा, है ना। बाप सबसे ज्यादा अपने बेटी को प्यार करता है, बेटा से उतना प्यार नहीं करेगा जितना सेंस उसका बेटी के लिए होता है। पता, एक बाप अपने बेटी के जीने का अधिकार कैसे छीन सकता है? अरे तुमको संस्कार सिखा रहे हैं, वो तहजीब सिखा रहे हैं, वो लहजा सिखा रहे हैं, वो कल्चर सिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ का रीति रिवाज ऐसा ही है और तुम ऐसा रहो। और वही तहजीब जब तुम्हारा शादी होगा तो अगुआ देखने आता है, वही तहजीब देखने आता है। 4-5 गो लोग गांव देहात में अगुवाई होता है, जब 5 गो आदमी सामने से आकर बैठ जाए और लड़की का जब वहां पर इंटरव्यू चालू होता है, तो में जो एगो सबसे 55 साल का जो आदमी होगा, वृद्ध व्यक्ति जो होगा, वो तुम्हारा तहजीबे देखता है कि एक बॉडी लैंग्वेज कैसा है ना। जिस तुमसे पूछा है कि बउआ नाम क्या है, तो मोनी कुमारी, समझ में आ रहा ना। तो जोन 55 साल के आदमी है वो जल्दी पूछेगा ना, लेकिन खाली बैठ के इसे देखेगा, है ना। वो कहाँ तक बोलता, मैंने ग्रेजुएशन किया, अभी बीएड कर रहा हूँ, बीएड कर रही हूँ, उसके बाद मैं टीचर बनूंगी, है ना। तो उसके बाद में 55 साल के आदमी के बाद में पूछा था, पूछ पाछ करके कि हाँ बाबा कैसन लगा था ना, बोलिए विचार से ठीक ना है समझ में आ रहा ना, बोली विचार से ठीक नहीं है, कहा कि इसका तहजीब सही नहीं है, बोलने का इंटेंशन सही नहीं है ना। तो देखते हैं अब अगुवाई जब होगा तो लड़की कैसे बोलते, क्या नाम है बउआ, तो किरण कुमारी, है ना। देखते हैं ना, कहा बाबूजी का क्या नाम है, तो हाँ राम प्रवेश प्रसाद, है ना। तो क्या वहां पर तहजीब देखा जाता है? तो ये क्या है बताओ, ये इन्वायरमेंट का असर होता है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण। वही तहजीब तो तुमको बाबूजी शुरू से सिखा रहे थे, समझ में ना। देखो अंत में जो है ना, वहां पर तुमको पहुंचना ही पड़ेगा। तुम कितनो खुला जीवन जी लो, जो लड़कियां कहती है कि हमको जीने का अधिकार है, लेकिन लास्ट में वो जो इंटरव्यू वाला सिचुएशन आता है, उसमें आपको तहजीब दिखाना पड़ेगा, अगर आप अरेंज मैरिज में है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहां तक बात समझ में आया, तो आया, क्लियर हुआ, बताओ। अब उसके बाद में ये है कि वृद्धि अनुवांशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। जैसे बुद्धि जो होता है, सॉरी बुद्धि जो होता है हमारा इंटेलिजेंस, है ना। तो हमारा बुद्धि का विकास अनुवांशिकता और इन्वायरमेंट दोनों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अनुवांशिकता का नियम, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, सबसे पहला नियम आता है समानता का नियम, है ना, है ना। मतलब ये कि आप यहाँ पर रिसेम्बलेंस, द लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, इसमें क्या होता है कि समानता के नियम में क्या होगा, समानता के नियम में साधारण भाषा में तुम समझो, अगर एक माँ है एक पापा है, ठीक है ना, माँ अगर गोरी है पापा अगर गोरे है, तो बेटा का भी गोरा होना चाहे बेटी का भी गोरी होना, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा नियम कहलाएगा अनुवांशिकता का, समानता का नियम। मतलब जस्ट तुम ये समझो, माता पिता गोरे तो बाल बच्चा भी गोरा या गोरी, मतलब ये कौन सा नियम, समानता का नियम। समानता का नियम दिखा है कि जैसा माँ बाप वैसे उसके बेटे या बेटियां होंगी, तो ये कौन सा नियम हो गया, समानता का नियम। सिंपल सी बात है। इसमें देखो इससे तात्पर्य है कि जैसा माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, और ऐसा अगर हो रहा है तो ये अनुवांशिकता का कौन सा नियम है भाई, समानता का नियम। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि माता पिता अगर गोरे तो उनके बेटी या बेटियां अगर गोरा या गोरी हो रही है, यह अनुवांशिकता के कौन से नियम को प्रतिपादित करता है, अनुवांशिकता के कौन से नियम की ओर इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर कहना है तुमको ये समानता का नियम है सर, ठीक है ना। समानता के नियम, माँ बाप जैसे हैं वैसा वैसे उसके बेटा या बेटी का होना, ठीक है ना। दूसरा लेकिन भिन्नता का नियम भी दिया अनुवांशिकता। भिन्नता के नियम ये कहता है कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रंग या कद के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। इसमें क्या होता है कि अगर पापा है, ठीक है ना, अगर पापा छोटे हैं हाइट में और काले हैं, है ना, और मम्मी जो है छोटी है और उसके बाद में क्या है, काली है ना, तो बच्चा का क्या होना, बड़ा होना और गोरा होना। अब देखो पापा कैसे थे, छोटे थे काले थे, लेकिन बच्चा कैसा, गोरा है और काला है, सॉरी गोरा है और बड़ा है। मतलब पापा थे छोटे और काले, लेकिन बच्चा कैसा हुआ, लंबा और उसके बाद में गोरा। तो ये दिखाता है कौन से नियम को, भिन्नता का नियम। ये कौन सा नियम, भिन्नता। समानता तो वो था कि जैसा माता पिता वैसा बच्चा, लेकिन भिन्नता का नियम क्या दिखाया, भिन्नता का नियम ये दिखाया कि जैसा माता पिता है वैसा बच्चा का न होना ही कौन सा नियम है, भिन्नता का नियम।
तो अनुवांशिकता के दूसरा नियम में भी कहा गया कि ऐसे भी हो सकता है, ये भिन्नता का नियम में स्पष्ट कर दिया, कैसा भी हो सकता है कि अगर माँ छोटी है और काली है तो बेटी जो है वो गोरी और लंबी भी हो सकती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये अनुवांशिकता का कौन सा नियम है भाई? भिन्नता का नियम है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्नता का नियम है, लॉ ऑफ वेरिएशन। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ वेरिएशन। बताओ, तो समानता का नियम में क्या समझे? माता पिता जैसे हैं वैसे बच्चा का होना, समानता। माता पिता जैसे हैं वैसे बच्चा का न होना, क्या? भिन्नता। बोलो क्लियर? नाम से ही स्पष्ट आ रहा है ना? यहां से सवाल पूछेगा। और उसके बाद में तीसरा हमारे पास में जो आएगा वो थोड़ा सा सिचुएशन उसमें क्रिटिकल होगा। देखो कैसे। अब आता है हमारा तीसरा नियम, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम, है ना? प्रत्यागमन का नियम लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब इसमें क्या होगा? इसका जो बेस माना जाता है वो कौन? बुद्धि। प्रत्यागमन के नियम में बेस किसको माना जाता है? बुद्धि को। जैसे भिन्नता का नियम में बेस किसको माने? लंबाई को और रंग को। लंबाई और रंग को बेस माने है ना, किस में बताएगा? भिन्नता के नियम में। लेकिन क्या है कि प्रत्यागमन के नियम में, लॉ ऑफ रिग्रेशन में हम लोग किसको बेस मानेंगे? बुद्धि को बेस मानेंगे। इसमें लंबाई और रंग को हम बेस नहीं मानते। अब इसमें क्या होगा, साधारण भाषा में समझो। देखो, वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेंस। क्या नाम था? सोरेंस। सोरेन साहब ने इसको, इस नियम को प्रतिपादित, उन्होंने कहा कि अगर पिताजी अगर दिमाग से कमजोर, पिताजी दिमाग से कमजोर और माता अगर दिमाग से कमजोर, तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या कहा गया? पिताजी अगर दिमाग से कमजोर और माता अगर दिमाग से कमजोर, तो बच्चा उसका कोई जरूर नहीं है कि दिमाग से कमजोर होगा, वो तीव्र बुद्धि वाला भी हो सकता है। तो बेस यहां पर क्या है? बुद्धि। बेस यहां पर क्या है? बुद्धि। मतलब माता पिता अगर कम बुद्धि वाला तो बच्चा ज्यादा बुद्धि वाला भी हो सकता है। एक और ही बात उन्होंने कहा कि माता पिता अगर ज्यादा बुद्धि वाला तो बच्चा कम बुद्धि वाला भी हो सकता है। और ये हमारा कौन सा? तो ये हमारा लॉ ऑफ रिग्रेशन। समझ में आया? तो समानता और भिन्नता जो दूगो पर है ना ऊपर, वो किसके, उसका बेस कौन है? उसका बेस है हाइट और रंग। और जो तीसरा का नियम पढ़ा रहे हैं ना, लॉ ऑफ रिग्रेशन, इसका बेस कौन है? बुद्धि। यानी माता पिता कम बुद्धि वाला तो बच्चा बुद्धिमान हो सकता है। अब अगर माता पिता ज्यादा बुद्धि वाला तो बच्चा बकलोल भी हो सकता है। समझ में आया? ये है हमारा कौन सा? तो लॉ ऑफ रिग्रेशन। बताओ क्लियर? इसको बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। ये तीनों नियम किसमें दिया गया भाई? आनुवांशिकता में ही दिया गया है। बोलो क्लियर? यस या नो? अब देखो यहां पर कहे, इसका प्रतिपादन किसने किया था? सोरेंस। किसने किया था? सोरेंस, है ना? बाद में मेंडल साहब ने भी इसको अपनाया था। मतलब अभी बताया ग्रेगर मेंडल के बारे में, उन्होंने भी इस नियम का समर्थन किया, पर सबसे पहले प्रतिपादित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था सोरेंस। याद रहेगा? अब देखो इसमें क्या होता है कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे की बुद्धि कम होना और कम बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे की बुद्धि प्रखर यानी तेज होना। और यही तो है थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी प्रत्यागमन का नियम। बोलो क्लियर? समझ में आया? तो समानता और भिन्नता का बेस कौन है? लंबाई और रंग। और रिग्रेशन का नियम का बेस कौन है? बताओ। तो इसका बेस हो जाएगा कौन सा? बताओ। बुद्धि। इसका बेस कौन सा हो जाएगा? बताओ। बुद्धि। इसका बेस कौन सा हो जाएगा? बताओ। बुद्धि, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटेलिजेंस। बोलो क्लियर? यस या नो? आया समझ में? तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो हम लोग समझते हैं कि वंशानुक्रम और पर्यावरण के शैक्षिक निहितार्थ, मतलब इन्वायरमेंट और जो है ना हेरिडिटी का जो एजुकेशन में इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे, इसका शिक्षा में क्या निहित अर्थ है? निहितार्थ का मतलब उसमें जो निहित अर्थ हो, मतलब शिक्षा में इसका किस तरह का प्रभाव है ना? तो देखो सिंपल सी बात है कि मानव विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का परिणाम है। बबुआ एकदम इंपॉर्टेंट है, ये बतवा पूछले है कि मानव विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो वह वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का परिणाम होता है, जो हम आपको पिछले 1 घंटा से बता रहे हैं। ठीक है ना? तो इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। बताओ भाई, क्लियर है ना? उसके बाद में कहता है वंशानुक्रम और पर्यावरण का ज्ञान शिक्षक को बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों और क्षमताओं को जानने में मदद करता है। मतलब ये कि वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट का जो ज्ञान है, ये शिक्षक को जानने में मदद करता है कि कौन बच्चा किस टाइप का है।
इस पर भी डिपेंड करता है। और यह शिक्षक के विद्यालय में बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है ना। तो यहां तक की कहानी होगी किसका बताओ, वंशानुक्रम और पर्यावरण का, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। क्लियर हुआ। एक बार हम लोग करते हैं, अच्छा चलो क्वेश्चन पहले करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है, तो क्वेश्चन अब आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और आराम से जवाब दीजिए, क्या होगा सही उत्तर बताइए। ऑनलाइन वाले लोग भी, चलो ऑनलाइन वाले, अनु यादव, मोनी ठाकुर, रीना, सौम्या, गीता, सोनी। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बताइए आंसर क्या होगा। कहता है इनमें से कौन सा पूर्णतः, इनमें कौन सा पूर्णतः मतलब पूर्णतः मतलब पूरी तरह से, पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। मतलब ये कि इसमें एक वो ऐसा ऑप्शन चुनिए जो टोटली हेरिडिटी से ही निर्धारित होगा। तो पहला करा मित्रों का चयन। भाई मित्र के चयन में हेरिडिटी का कौन रोल है, तुम बताओ तो। इतना बुर्बक तो तुम नहीं हो सकते हो भाई। मित्रों के चयन में हेरिडिटी का कोई प्रभाव है? मित्र का चयन तो इन्वायरमेंट के अनुसार भी होता है, जैसा समाज जैसा दोस्ती यारी होगा। तो मित्र का चयन जो है वो पूर्णतः हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड तो नहीं है, तो भाई ये खत्म। दूसरा करे आंखों का रंग, हाँ इतना इन्वायरमेंट से का कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बोला कि आंखों का रंग ये किसका देन है, ये किसका देन है, ये टोटली हेरिडिटिकल ट्रांसफर है, वंशानुक्रम स्थानांतरण है। जो हमने बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ये सारा सारा क्या है, ये टोटली हेरिडिटिकल ट्रांसफर है। समझ में आया। तो इसका मतलब आंखों का रंग ये टोटली किससे निर्धारित होता है भाइयों, आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग। बोलो क्लियर, अभी बता है। तीसरा कह रहा है शैक्षणिक सफलता। भाई शैक्षणिक सफलता, जो शिक्षा में आपको सफलता मिलता है, तो शिक्षा में सफलता से आनुवांशिकता का कोनो रोल नहीं है। आप तो इन्वायरमेंट में भी उसका रोल हो सकता है कि जैसा माहौल मिलेगा उस तरह की सफलता आपको प्राप्त होगी, सीधी सी बात है। तो और 3 नंबर भी गलत। और 4 नंबर कहता है शिक्षा में रुचि। अब बताओ एजुकेशन में इंटरेस्ट आने से कोई आनुवांशिकता का रोल आ रहा है, नहीं है ना। ये तो भाई इन्वायरमेंट का भी रोल हो सकता है, तो ये भी गलत। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, आंखों का रंग पूरी तरह से आनुवांशिकता से ही निर्धारित होगा, टोटली। बोलो क्लियर, यस सर, समझ में आया। अभी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, 2 नंबर इधर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों का विकास इसमें से किसका परिणाम है। अच्छा भाई सुनो, बच्चों का डेवलपमेंट की बात कर रहा है, विकास इसमें से किसका परिणाम है, पिछले 1.5 घंटा से पढ़ा रहे हैं, है ना। केवल अनुमानसिकता का, ना बाबा ना, इतना मूर्ख तो नहीं हो सकते, अभी पढ़ा है। 2 करा केवल वातावरण का, ना ना ना। करा विद्यालय और शिक्षा का, विद्यालय और शिक्षा का। और 4 नंबर करा अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतः क्रिया का। बस ये तो पढ़ा है। किसी बच्चा का मानव विकास अनुवांशिकता और वातावरण के अंतः क्रिया पर डिपेंड करता है। 22 दिसंबर 2021 में सवाल पूछा हुआ, 22 दिसंबर 2021 में सवाल यह पूछा हुआ। अनुवांशिकता और पर्यावरण में जो बातें हम बताएं, इससे बाहर कुछ हो नहीं आएगा परीक्षा में, इससे बाहर नहीं आ सकता, विश्वास कीजिए। जितना पढ़ा है दैट्स एनफ, काफी। समझ आ रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अब बताइए, अभी आप 1 घंटा में हम आपको थ्योरी पढ़ाएं, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम पूरा आ रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन नीचे है, रुक जाओ थोड़ा लंबा है, दिखाते हैं। 3 नंबर, हाँ चलो 3 नंबर पढ़ो। बहुत अच्छा जवाब आप लोग आ रहा है। पुष्पा, कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। क्या इसको बोलेंगे हम जो है ना प्रगति, या फिर हम इसको बोलेंगे नेचर, या फिर ये नेचर है, ठीक है ना। प्रगति ने प्रकृति यहाँ पर ज्यादा कर लो, सही रहेगा। इंग्लिश में से लिख दिया नेचर, है ना, नेचर। और कहता है अनुवांशिकता, और उसके बाद में कहता है लालन पालन, और उसके बाद में कहता है क्रोमोजोम।
अब देखो तुम समझो पहले इस बात को। कह रहा कि कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया, अब तुम बात बताओ भौतिक और सामाजिक कारक जो है वो केकर भाग था, पर्यावरण के की हेरिडिटी का, बताओ। अरे अभी हम बताए हैं कि सोशल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, ये केकर भाग था, पर्यावरण का भाग था भाइयों। तो इसमें सीधी सी बात है कि पर्यावरण से संबंधित बातों को ही हमसे जानने का प्रयास वो कर रहा है कि सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ऐसा कौन सा कारक है, तो क्या नेचर वैसा कारक है, नहीं, नेचर तो अनुवांशिकता का देन, बता है ना। क्या कह रहा है, अनुवांशिकता वैसा कारक है, नहीं, हेरिडिटी तो हेरिडिटी है। देखो ये सब हेरिडिटी है, खाली नाम बदल ले, है ना। नेचर भी हेरिडिटी है और यहाँ पर देखो अनुवांशिकता खुद हेरिडिटी है। यहाँ पर क्रोमोसोम केकर भाग था, अरे हेरिडिटी का ही भाग था ना, जो गुण सूत्र की बात हमने किया है वो किसका भाग है, हेरिडिटी। तो तीन गो तो हेरिडिटी हेरिडिटी हेरिडिटी, खाली लालन पालन जिसको हमने कहा नर्चर। तो पालन पोषण जो है ना किसी बालिका के विकास के अनुभवों के विकास के दौरान क्या करता है, प्रभावित करता है कि जैसा उसका सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण होगा उसी तरह का विकास उसमें संभव होगा। और इसी को तो हम लोग बोलेंगे नर्चर, यानी लालन पालन कहिए चाहे पोषण कहिए, या इंग्लिश में कहीं कहीं लिखा रहेगा नर्चर, है ना। नर्चर, नेचर अनुवांशिकता है लेकिन नर्चर पर्यावरण है। बोलो क्लियर, यस या समझ में आया। भाई साहब पूछा हुआ है 30 दिसंबर 2021 को सवाल है, 30 दिसंबर 2021 सीटेट की परीक्षा में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस क्वेश्चन में 90% बच्चा का फांसना तय है, फिक्स है एकदम। क्योंकि जब तक वो नहीं जाना रहेगा ना कि हाँ सोशल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर केकर भाग है, तो वो क्वेश्चन पकड़ में करा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तुम जाने रहोगे ना कि सोशल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर भाग किसका है, पर्यावरण का। एक मतलब ये पर्यावरण के प्रभाव की बात कर रहा है, तो पर्यावरण के प्रभाव सर जी बता है नर्चर। जबकि है तीनों सियार वही है, खाली कलर अलग है, एगो नीला है, एगो गुलाबी है, एगो लाल है। क्योंकि तुम बताओ ना नेचर किसका था, अनुवांशिकता का। अनुवांशिकता खुद अनुवांशिकता है और क्रोमोसोम खुद अनुवांशिकता का भाग। तो ये तीनों तो एक ही बतवा को रहा है, खाली घुमा फिरा दिया है, बाकी चौथे ने वो अलग है। बोलो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। अरे भाई जब तक भावना को नहीं समझोगे ना तो भावना तो बिगाड़ देगा आपका, समझ रहे हैं ना। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो। वातावरण और अनुवांशिकता कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। मैंने कह रहा है कि वातावरण और अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, ये दोनों का जो परस्पर क्रिया होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है। क्या केवल बच्चा के शारीरिक विकास के लिए, केवल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, ना बाबा ना, हमने तो नहीं कहा। ताकि केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए मतलब खाली होकर दिमाग के विकास के लिए, ना बाबा ना। तीसरा कहा कि शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों विकास के लिए, शारीरिक और संज्ञानात्मक फिजिकल और कॉग्निटिव दोनों डेवलपमेंट के लिए, ना बाबा ना। शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक तीनों विकास के लिए, हाँ बाबा हाँ। समझ में आ रहा ना। मतलब ये कि भाई हमने तो ये कहा। अच्छा देखो तुमको एक चीज बता रहे, बड़ा अच्छा बात हम तुमको यहाँ बता रहे, पता है क्या, अगर इसमें ऑप्शन नंबर अगर 4 नहीं होता ना तो हमको 2 के साथ में जाना पड़ता, सॉरी 3 के साथ में जाना पड़ता। 3 भी सही है, लेकिन भैया तुमको तो हमने कहा कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास से पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके अनुवांशिकता और पर्यावरण के योग के ऊपर। हमने बताया ना व्यक्तित्व का विकास मतलब सब उसमें आएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, सब सब उसमें शामिल हो जाएगा ना। व्यक्तित्व का विकास मतलब ऑल ओवर चेंजेस। तो ओवरऑल चेंजेस में तो सब शामिल है भाई, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, सांस्कृतिक सब शामिल है। बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई हमारे सामने ऑप्शन नंबर 3 है शारीरिक व संज्ञानात्मक, और ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, है ना। एगो बतासा है, एगो रसगुल्ला है, दोनों मीठा है। स्वाभाविक सी बात है महंगा वाला खाएंगे रसगुल्ला, काहे बतासा खाए। तो समझ लीजिए कि ऐसा ही है कुछ, ये ऑप्शन है, मतलब यो सही है और ये भी सही है। लेकिन ये 3 नंबर ऑप्शन को जो है ना 4 नंबर अपना में घोट ले रहा है, तो 4 नंबर के साथ। अब बताइए ना, शारीरिक और संज्ञानात्मक तो इसमें शामिल करवे किया, अब बाद में तीसरकों को चपेट में लिया, किसको, सामाजिक को। तो बस रसगुल्ला के साथ में जाना है, बतासा नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना।
लेकिन हाँ, अब रसगुल्ला नहीं रहता, एगो एगो मिर्चा है, वो काली मिर्च है, मीठा खाना, तो बतासा खा के काम चला लेते। समझ में आ रहा है ना, बुझाया बात। हाँ, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि दोनों बाटा का चप्पल आसमानी फीता वाला, इसीलिए देखना है कि कौन 8 नंबर है कौन 9 नंबर है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले वो बाटा का चप्पल आता था, याद है आप लोग को, जिसका सरफेस प्लेन होता था, जो आसमानी कलर का फीता होता था, उसमें सारा चप्पल एक के जैसा लगता था। अधिकांशतः पूजा उजा में लोग जाता था, मंदिर उंदिर के बाहर बदला जाता था, है ना। तो ऐसा की यो दिखता है कभी कभी। हाँ बोलिए। हाँ, डी होगा, बिल्कुल डी होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो। शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, 4 का। ठीक है, समझ में आया कैसे हो रहा है, कैसे। अच्छा देखो, एक और बात, इसमें तुमको और फंसा सकते थे हम, लेकिन हम नहीं फंसाए, चूंकि ये सीटेड आपसे प्रश्न पूछा है, इसीलिए हम अपना से दिमाग इसमें नहीं लगाया है। लेकिन और दिमाग इसमें लगा करके कह सकते थे, ऑप्शन नंबर 5 में देते कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, तो 4 नंबर जाता, 5 नंबर होता सही, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है बताएगा, वही तो विकास का क्षेत्र है। सो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन 5 होता उस सिचुएशन में। बोलो क्लियर, संपूर्ण जब आ जाएगा तो भाई वो हो ही जाएगा ना, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर बताइए जल्दी से, 5 नंबर क्वेश्चन बताइए। करा क्वेश्चन नंबर 5 में, एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, मतलब अलग अलग हो, विविधतापूर्ण मतलब अलग अलग हो, और उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए। मतलब तुम मान लो मास्टर बन गए, मान लो, अरे नहीं बने तो क्या हुआ, मान लो बन गया, मान लो बन गया, तो तुम्हारे क्लास में अगर अलग अलग तरीके के बच्चे आ रहे हैं, है ना, कोनो को कम दिखाई दे रहा है, क्या लिखे हैं सर, है ना, किसी को कम सुनाई दे रहा है कि सर सुनाई नहीं दिया, है ना, किसी को लिखने में समस्या है, किसी को बोलने में समस्या है, इस तरह का बच्चा अगर तुम्हारे क्लास में आ जाए, तो पूछ रहा है तुम क्या कीजिएगा, तब कह रहा था आप क्या कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पक्ष पोषित और सम्मानित करना चाहिए। मतलब आप टीचर हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि 100 बच्चा एक जैसा थोड़े हो सकता है, लेकिन हमको तो 100 लेकर चलना है। क्या आप यह सोचिएगा, या ऑप्शन नंबर 2, इंडिविजुअल डिफरेंस को कम करने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे बस का चीज नहीं है। अरे भाई, दुनिया में 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं है, तुम चाहे भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकते, दुनिया में 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं है। तुमको पता है ना, यहाँ पर जितना चेहरा बैठा हुआ है सबका डिजाइन अलग अलग है, देख लो, सबका डिजाइन अलग अलग है ना भाई, सबका चेहरा अलग है, सबकी शारीरिक संरचना है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है कि नहीं है, सबका चेहरा का डिजाइन अलग अलग है। तुम्हारे बस का चीज है कि सबके एक के बना देते हम, बताओ। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ये कह रहा है, अरे देखो व्यवहारात्मक तरीके से थोड़ा ऑप्शन पर सोचोगे ना तो अपने आप छट जाता है। कहता है इंडिविजुअल डिफरेंस को कम करने की कोशिश कीजिए। अरे भाई, तुम्हारे बस का चीज ये नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और तीसरा नंबर कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस को अनदेखा कर देना चाहिए। मतलब कोनो अनहा पीछे से कह रहा है कि सर हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, हमको सुनाई नहीं दे रहा है, लिखो, अनदेखा कर देना चाहिए। भाई आप टीचर है, आप टीचर है, आप ऐसा काम कीजिएगा, बताइए आप, बोलो ना। 3 नंबर भी खत्म। 4 नंबर करा इंडिविजुअल डिफरेंस मुख्य बाधा समझना, मतलब तुमको ये समझना चाहिए कि कहां से अलग अलग बच्चा सब आ जाता है, पढ़ाई में डिस्टरबेंस कर रहा है। अरे भाई, अलग अलग होना ये नेचर का देन है, सबको ही अलग अलग होगा, ये बात सही है, तो इसको आप बाधा कैसे समझ लीजिएगा। तो 2 3 4 तो ऐसे ही धरती पर बोझ हो गया, तो सही कौन हो गया, एक। इंडिविजुअल डिफरेंस का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, और उसके अनुसार में हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, समझे। इसी के साथ में एक दिन की क्लास में आपका अनुवांशिकता और पर्यावरण चैप्टर समाप्त। बोलो क्लियर। और कल हम इसका करेंगे टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट में आप लोगों को हम ग्रुप में नहीं होता डाल देंगे, जो नया बच्चा है सुन लीजिए ध्यान से, 1 मिनट का समय दिया है भाई, आप लोग आइए, बाहर का है पंचकर्मा के लिए खड़ा है, आइए अंदर, अरे अंदर आइए भाई। देखो 2 मिनट का समय देना हमको, 2 मिनट, 2 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग हमको, बस 2 मिनट आपका लेंगे। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, आप सभी को पता भी है कि 8-15 से हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है, पिछले 2-3 दिन से, ठीक है ना। जो भी न्यू स्टूडेंट है इसमें आ सकते हैं, और इसमें पूरी संपूर्ण तैयारी हम आपको कराने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम आपको यह भी बताते चल रहे हैं कि इसमें आपको हमारा कंडीशन है कि अगर तुमको पास होना है, कितनो बकलो लड़का है जरा आज तक कभी समझ में नहीं आया कि हाँ अनुवांशिकता क्या है, पर्यावरण क्या है, तो तुम आज, जो बच्चा नया होगा, फर्स्ट क्लास किया होगा, उसको एक दिन में जब यह चीज समझ में आ सकता है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण क्या है, तो थोड़ा सा बकलोला के भी हम समझा सकते हैं,
ठीक है ना। इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं जो खाली उसमें उत्सुकता है अगर सीखने का और पढ़ने में कितनों कमजोर है उसको लाइए, बढ़िया से हम सिखा सकते हैं, है ना। मुझे अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास, ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा आत्मविश्वास है, मुझे लगता है कि मैं सिखा सकता हूं। मैंने ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि कितनों बकलोल होगा तो ही समझ जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बच्चा खाली पढ़ने के लिए इच्छुक है उसको लेकर के आना है, और आपको आपका काम केवल उसको मोटिवेट करके यहाँ पर लेकर आना है, बाकी ओकरा बात तो हम संभाल ही लेंगे, समझ रहे ना। अब ये बात है कि हम टीचर है, अब हम हमारे संस्थान के द्वारा किसी को फोन जाए और कहे कि हाँ हमारे यहाँ सीटेड क्लास चलता है, आप लोग इतने से इतना बजे आइए और बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा, स्वाभाविक सी बात है, हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं कोई नहीं करेगा। लेकिन आप जब अपने दोस्तों को कहिएगा कि पार्टनर बड़ी बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आपके बात पर विश्वास कर लेगा ना। तो आपका काम क्या है, केवल उस बच्चों को यहाँ तक ला देना, और ला करके 2 दिन क्लास में बैठा देना। हो सकता है पहले का दिन ओकरा समझ में ना आए, दूसरा का दिन कहो कि दूसरा का दिन समझ में आएगा, तीसरा का दिन नहीं भागेगा, समझ में आ रहा ना, क्या कि वो हमारे अंडर में है क्यों? क्योंकि हम उसको इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि उसको शिकायत का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, वो कह ही नहीं सकता कि सर हमको नहीं समझ में आया। और स्वाभाविक से जो बच्चा को समझ में आएगा वो कोचिंग क्यों छोड़ेगा? बताइए सही है कि नहीं गलत? भाई साहब जिसको समझ में आए वो क्यों छोड़ेगा, वो तो पढ़ेगा ना। तो इसीलिए आपका काम है केवल यहाँ तक लाना, बाकी यहाँ लाने के बाद में संभालना की जिम्मेदारी हमारी, समझ में ना। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि जो काम अच्छा कर रहे हैं उनका समर्थन कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। हमारा पोस्टर बैनर नहीं है बाबू कहीं पर, गली में कोचिंग है ना, तो सीढ़ी चढ़ चढ़ के लेके सब पहुंच जाता है जगह। तो इसके पीछे कारण क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, हम आपको पूरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, बस आपका काम होगा मेरा थोड़ा सा सहायता कीजिए, नए बैच में बच्चा को जोड़ने का प्रयास कीजिए। बाकी हम आपके साथ है, जब तक आपके नैया को पार नहीं लगाएंगे तब तक छोड़ने वाले हम नहीं। आप एकदम बेफिक्र रहिएगा, रेगुलर क्लास जो बच्चा हमारे पास में कर लिया, सीटेड का सर्टिफिकेट यहाँ से लेकर जाएगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अब आप लोग लास्ट में हम हंसी इसलिए लगाते हैं कि 2 घंटा पढ़ाएं, दिमाग फ्रेश होकर नहीं जाएगा, घरे तो झगड़े कर लेगा चलिए धन्यवाद।